हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर हम आज बेलमेंट का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। बेलमेंट यानी कि निक्षेप होता क्या है, इसके मीनिंग और डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। क्या कहता है मीनिंग, क्या कहता है? वॉलेंट्री चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स स्वेच्छापूर्वक किसी वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करने से होता है। कि जो बेलमेंट है, जो निक्षेप है, वो क्या है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा के अनुसार, स्वेच्छापूर्वक क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, माल का हस्तांतरण कर देता है, उसे क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। इसका अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 क्या कहता है? ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पज upon a contract that the sale when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। क्या कहता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस से इस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या करता है, माल डिलीवर करता है, कि जब उसका जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, उसको वो माल वापस लौटा देगा, या उसकी डायरेक्शन के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार उसके जो माल है उसकी क्या कर देगा, व्यवस्था कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग और डेफिनेशन बेलमेंट का, कि बेलमेंट होती क्या है, निक्षेप होता क्या है। अब इसके बाद आता है इसके एसेंशियल्स, कि बेलमेंट जो है उसके एसेंशियल्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है बेलमेंट ऑफ गुड्स ओनली, कि जो माल है उस माल का निक्षेप, कि जो बेलमेंट है उसके अंदर माल का होना जरूरी है, गुड्स का होना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिना गुड्स के किया गया है और उसको बेलमेंट कहा जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गुड्स के बिना बेलमेंट करवाना संभव नहीं है। बिना गुड्स के बेलमेंट नहीं होती। तो जो ये एसेंशियल कहता है कि जो बेलमेंट होती है वो सिर्फ गुड्स की होती है, ना पर्सन की होती है, ना मनी की होती है, ना किसी अदर थिंग की होती है। ये सिर्फ किसकी होती है? गुड्स की होती है, माल की जो होती है वो बेलमेंट होती है। सिर्फ जो निक्षेप होता है वो माल का होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि जो बेलमेंट होता है उसमें क्या किया जाता है? पोजीशन किया जाता है, किसका? गुड्स का। ट्रांसफर किया जाता है पोजीशन, किसका? गुड्स का, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इसमें क्या की जाती है? डिलीवरी भी की जाती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिलीवरी की जाती है, सुपुर्दगी की जाती है। अगर इसमें ऐसा नहीं है कि ना तो गुड्स का क्या हो रहा है, पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, और ना ही गुड्स की जो है वो डिलीवरी हो नहीं रही है, डिलीवरी नहीं है इसके अंदर, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका बेलमेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि बेलमेंट का ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, आवश्यक लक्षण है, कि बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स का होना जरूरी है, माल की सुपुर्दगी होनी जरूरी है। अब जो डिलीवरी है वो तीन टाइप की आती है। फर्स्ट आता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या कहता है कि जब वन पर्सन अनदर पर्सन को क्या कर देता है? डिलीवरी कर देता है, माल की सुपुर्दगी कर देता है। तो वो आपकी कौन सी है? एक्चुअल डिलीवरी है। मान लीजिए ए और बी दो आपके पर्सन हैं। बी मैकेनिक है, ए क्या करता है? ए अपनी मोटरसाइकिल किसके पास ले जाता है? बी के पास ले जाता है, इस पर्पज से कि वो उसकी बाइक को ठीक करके उसे वापस लौटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए बी के पास मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाता है, मीन्स उसने अपने जो उसकी गुड्स थी, जो उसकी मोटरसाइकिल थी, उसकी डिलीवरी बी को कर दी है। तो ये आपकी कौन सी डिलीवरी मानी जाएगी? एक्चुअल डिलीवरी मानी जाएगी। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जब जो मतलब कि क्रेता होता है, मीन्स जो खरीदने वाला होता है, वो क्या करता है? वो विक्रेता से, मीन्स सेलर से क्या करता है? गुड्स ले लेता है, और जो सेलर है वो उस गुड्स को उसे एज ए ओनर रखने के लिए दे देता है। मीन्स एज ए ओनर आप उसे रख सकते हो, किसे दे देता है? क्रेता को दे देता है।
तो ऐसी जो डिलीवरी है वो क्या मानी जाएगी, आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाएगी। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, एक्स वाई आपके दो पर्सन है, एक्स जो है वो वाई से क्या करता है, टीवी खरीदता है। इसके पश्चात क्या होता है कि वो जो टीवी है वो एक्स वाई के पास ही छोड़ देता है कि जो मतलब कि टीवी है इसका क्या बनाना है, कैबिनेट बनाना है। तो ऐसी जो सुपुर्दगी है, ऐसी जो डिलीवरी है वो आपकी कौन सी डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। उसके बाद आता है सिंबॉलिक डिलीवरी, सांकेतिक सुपुर्दगी। तो यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या कहता है कि जो मतलब कि आपकी गुड्स है उसकी क्वांटिटी और वेट इतना है कि उसकी सुपुर्दगी संभव नहीं है, उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती। तो आप उसकी तरफ से कुछ मतलब कि सिंबल उसे दे देते हो, कुछ संकेत उसे दे देते हो, उसकी संकेत की क्या कर देते हो, डिलीवरी कर देते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, सिंबॉलिक डिलीवरी बोल देते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा गोदाम है, उसके अंदर आपके सारे गुड्स रखे हैं, वो किसी ने बेलमेंट के लिए लेने हैं। तो अब आप गोदाम तो उसे उठा के नहीं दे सकते, अब उसकी जगह उसे एक संकेत के रूप में क्या कर देते हो, उसे गोदाम की चाबी दे देते हो, चाबी की डिलीवरी कर देते हो कि ये चाबी पकड़ो और जब चाहे गोदाम से माल उठा लाना। तो ये आपका कौन सी डिलीवरी है, ये सांकेतिक सुपुर्दगी मानी जाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो बेलमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, किसके बीच में, बेली और बेलर के बीच में, निक्षेपी और निक्षेप गृहीता के बीच में। मैं आपको बता देता हूँ कि बेलर कौन होता है, निक्षेपी कौन होता है। बेलर वो पर्सन होता है जो डिलीवरी करता है, जो डिलीवरी करता है, जो माल की डिलीवरी करता है, वो आपका क्या है, निक्षेपी है, बेलर है। उसके बाद क्या है, बेली, निक्षेप गृहीता। निक्षेप गृहीता कौन है, वो पर्सन जो जिसको माल की सुपुर्दगी की जाती है, जो माल की सुपुर्दगी लेता है, जो गुड्स की डिलीवरी प्राप्त करता है, जिसको गुड्स की डिलीवरी की जाती है, वो आपका कौन है, बेली है, निक्षेप गृहीता है। उनके बीच में मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है बेलमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कहता है पॉइंट कि जो बेलमेंट है उसके अंदर भी वो सारे एसेंशियल होने चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, तभी वो क्या माना जाएगा, बेलमेंट माना जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ आपका पॉइंट आता है टेम्परेरी पर्पस, अस्थायी उद्देश्य। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो मतलब कि पर्पस है यदि जो पर्पस है वो क्या है, टेम्परेरी है, अस्थायी है, तो वो आपका क्या माना जाएगा, बेलमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, स्थायी है, मीन्स फिक्स्ड है, टेम्परेरी नहीं है, तो वो एक तरह से क्या माना जाएगा, जो डिलीवरी है वो क्या मानी जाएगी, वो एज ए गिफ्ट मानी जाती है कि उसका परमानेंट ही उसको दे दी। लेकिन अगर आप उसका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, टेम्परेरी है, कि वो क्या करेगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बाद उसे वापस दे देगा, इट मीन्स वो क्या है, बेलमेंट मानी जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है गुड्स आर नॉट टू बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ओनर। स्पुर्द किए गए माल को वापस पाने अथवा व्यवस्था करने किए जाने का अधिकार। ये एलिमेंट क्या कहता है कि जो मतलब कि गुड्स हैं, जो माल है, ठीक है, जो मतलब कि वन पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, अगर जो दूसरा पर्सन है उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे जो मतलब कि माल है, जो गुड्स है, वो निक्षेपी को वापस कर दिया जाएगा, मीन्स वो बेलर को वापस कर दिया जाएगा, या उसके द्वारा मतलब कि उसका जो कुछ भी जो भी ऑर्डर होगा उसके अनुसार, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उसके अनुसार उसकी जो माल है, जो उसका गुड्स हैं, उसकी क्या कर दी जाएगी, व्यवस्था कर दी जाएगी। अब उसके बाद कुछ टाइप्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट की। जो बेलमेंट है, जो आपका निक्षेप अनुबंध है, उसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के आधार पर। क्या क्या हो सकते हैं,
तो ऑब्जेक्टिव्स में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी, मीन्स सुरक्षा के लिए निक्षेप। कि यहाँ पे जो आपका बेलर है वो क्या करता है, वो अपनी किसी गुड्स को बेली को दे देता है, किस पर्पज से, कि वो उसके माल की जो उसके गुड्स है उसकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, उसको सेफ रखेगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं। ए क्या है, ए को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ रहा है, मीन्स आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ एरिया जाना पड़ रहा है। तो वो क्या करता है, वो उसके घर में जितना भी कीमती सामान है वो बी के पास रख देता है, ताकि वो उसे क्या कर सके, संभाल के रख सके। तो यहाँ पे जो बेलमेंट की गई है वो फॉर सेफ्टी की गई है, सेफ्टी के लिए की गई है। उसके बाद बी पॉइंट आता है बेलमेंट फॉर यूज, मीन्स प्रयोग के लिए निक्षेप। यहाँ पे क्या है, जब जो बेलर जो आपका बेलर है वो बेली को क्या कर दे, अपनी कोई गुड्स दे दे अपनी इच्छा के अनुसार कि आप इसका यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं। यहाँ पे जो ए है वो बी को क्या कर देता है, अपनी कार चलाने के लिए दे देता है कि आप इसे चला सकते हो। तो यहाँ पे जो मतलब कि बेलमेंट हुई है वो किसके रिलेटेड हुई है, फॉर यूज के लिए हुई है, प्रयोग के लिए यहाँ पे निक्षेप किया गया है। उसके बाद आपका आता है सी पॉइंट बेलमेंट फॉर रिपेयर, मीन्स मुरम्मत के लिए निक्षेप। तो यहाँ पे जो बेलमेंट होती है, यहाँ पे जो बेली है वो क्या करता है, नहीं, जो आपका बेलर है वो बेली को क्या कर देता है, अपनी कोई चीज़ दे देता है ठीक करने के लिए। मान लीजिए आपकी स्कूटर है, ए बी दो पर्सन है। ए क्या करता है, ए अपनी स्कूटर बी के पास रख देता है कि आप इसे ठीक कर देना। तो यहाँ पे जो बेलमेंट हुई है वो किसके लिए हुई है, मुरम्मत के लिए हुई है। यहाँ पे बेलमेंट फॉर रिपेयर हुई है। उसके बाद डी पॉइंट क्या कहता है, बेलमेंट फॉर कैरिएज, दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निक्षेप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मतलब कि आपका बेलर है, जो आपका बेलर है वो क्या करता है, वो बेली को सामान इस पर्पज से देता है कि वो उसके सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएगा। तो ये जो मतलब कि यहाँ पे जो आपका बेली है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी भी हो सकती है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। ठीक है, तो ऐसा जो मतलब कि अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन सा माना जाएगा, बेलमेंट फॉर कैरिएज माना जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन, रूप में परिवर्तन संबंधी निक्षेप। में से कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या करता है, बेलर द्वारा दी गई गुड्स को चेंज करता है, उसका अल्ट्रेशन करता है किसी दूसरे रूप में, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर अल्ट्रेशन, बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके ए बी दो पर्सन हैं। अब ए क्या है, ए यहाँ पे कपड़ा खरीदता है और वो क्या करता है, वो अपने कपड़े को जो उसका माल है, कपड़ा है, वो बी को देता है, किसके लिए, सिलाई के लिए दे देता है। अब बी क्या करता है, बी उसकी सिलाई करके क्या कर देता है, उसके लिए पैंट कमीज तैयार कर देता है। तो यहाँ पे जो आपकी गुड्स हैं उसके रूप में क्या किया गया है, अल्ट्रेशन किया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि ए ने बी को कपड़ा दिया, किस पर्पज से दिया, ताकि वो उसमें कुछ चेंज कर सके, अल्ट्रेशन करके उसको पैंट कमीज बना सके। उसके बाद बेलमेंट बाय प्लेज। अब बेलमेंट फॉर प्लेज क्या कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, क्या करता है, वो ऋण लेने के लिए अपना कुछ सामान उसके पर्सन के पास रख देता है जिससे उसने ऋण लेना है। तो यहाँ पे जो बेलमेंट की गई है वो प्लेज के लिए की गई है, प्लेज के द्वारा बेलमेंट की गई है। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं। यहाँ पे ए जो है, ए अपने जेवरात बी के पास रख देता है लोन लेने के लिए, और वो लोन ले लेता है, उससे 50,000 1 लाख जितने का भी लोन चाहिए वो ले लेता है। तो यहाँ पे जो बेलमेंट हुई है वो किसके जरिए हुई है, बाय प्लेज हुई है, गिरवी द्वारा हुई है, कि उसने अपने जेवर क्या कर दिए, गिरवी रख दिए
लोन लेने के लिए, कि जब वो लोन चुका देगा वो अपने जो जेवर हैं, जो उसके मतलब कि ज्वेलरी हैं, वो क्या करेगा, उसे वापस ले लेगा। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसीडरेशन, मीन्स प्रतिफल के आधार पर। तो फर्स्ट आपका आता है ग्रेटिस बेलमेंट, निशुल्क निक्षेप। तो ये ऐसी बेलमेंट है जो मतलब कि बिना किसी शुल्क के की जाए, वो आपकी कौन सी होगी, निशुल्क निक्षेप हो गए, वो आपका ग्रेटिस बेलमेंट होगा कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया है। मान लीजिए हम अपने किसी मित्र या मतलब जो आपका फ्रेंड है उसके पास आप कोई अपना सामान रख के जाते हो, तो वो बेलमेंट है, लेकिन वो कैसी बेलमेंट है, वो ग्रेटिस बेलमेंट है, निशुल्क है। वहाँ पे आपका जो फ्रेंड है वो आपसे पैसे थोड़ी लेगा, उस सामान को रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए पैसे थोड़ी लेगा। तो वो आपका कौन सा हो गया, निशुल्क निक्षेप हो गया। इसके अपोजिट आपका दूसरा आता है नॉन ग्रेटिस बेलमेंट। अब ये क्या कहता है, शुल्क निक्षेप, कि जब क्या करते हैं कोई चार्ज लगाते हैं, बेलमेंट रखने के लिए कुछ चार्ज करते हैं, वो आपका शुल्क निक्षेप हो गया। मान लीजिए आप जैसे एक्स है, वो क्या करता है, वो अपनी कुछ ज्वेलरी बैंक में रखने के लिए जाता है, लॉकर में रखने के लिए जाता है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो उससे कुछ चार्जेस लेता है लॉकर में अपना सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे जो बेलमेंट है वो शुल्क बेलमेंट है, शुल्क निक्षेप किया गया है। वो वहाँ पे जो मतलब अपना सामान रख रहा है उसके बदले उसे कुछ अमाउंट पे करनी पड़ रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंशन ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की इच्छा पर आधारित। फर्स्ट आता है वॉलेंट्री बेलमेंट, ऐच्छिक निक्षेप। यहाँ पे क्या कहता है कि जब बेलमेंट बेलर की इच्छा के अनुसार होती है, बेलमेंट जो बेलर है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो उसकी गुड्स हैं उनकी डिलीवरी बेली को कर देता है। मान लीजिए ए बी दो पर्सन है, यहाँ पे ए जो है वो क्या करता है, वो अपनी कार बी को चलाने के लिए दे देता है अपनी इच्छा के अनुसार कि चला सकते हो आप। तो यहाँ पे जो बेलमेंट हुई है वो वॉलेंट्री बेलमेंट हुई है, उसने अपनी इच्छा से कार दी है, दबाव में आके नहीं दी किसी के। उसके बाद बी पॉइंट आता है अनवॉलेंट्री बेलमेंट, अनैच्छिक निक्षेप। मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसको ना चाहते हुए भी अपना जो उसकी गुड्स हैं वो बेली के पास भेजनी पड़ती हैं, उसको बेली को देनी पड़ती हैं। अब मान लीजिए आपका एक्स वाई दो पर्सन है, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स कर्जे में डूबा हुआ है, इट मीन्स उसके पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो उसके मतलब कि जो उसके पास ज्वेलरी पड़ी है वो मजबूरन उसको वाई के पास रखनी पड़ेंगी। क्यों रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई है कि जब उसके पास पैसे होंगे वो क्या करेगा, वो वाई से अपनी जो ज्वेलरी है वो वापस ले लेगा। तो यहाँ पे जो बेलमेंट हुई है वो उसकी इच्छा से नहीं हुई, उसकी इच्छा के अगेंस्ट हुई है। मीन्स उसका मन नहीं था ज्वेलरी को गिरवी रखने का, लेकिन उसने फिर भी रख दिए। ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज। फर्स्ट आता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बेलर ओनली, केवल निक्षेप के लाभ के लिए। कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ बेलर का होता है। तो ऐसा जो बेलमेंट होती है वो किसके, वो क्या होती है, वो बेनिफिट ऑफ बेलर ओनली होती है। मान लीजिए आपके एक्स वाई दो पर्सन है, हमने पीछे एग्जांपल लिया था। अब एक्स जो है वो अपना सामान वाई के पास रख के चला जाता है, वो बाहर कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो वाई के पास रख के जा रहा है। तो यहाँ पे जो मतलब कि बेनिफिट है वो किसका है, एक्स का है। क्यों, क्योंकि उसको ना कोई मनी पे करना पड़ रहा है उसको रखने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसके सामान के भी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, वो सेफ है। तो यहाँ पे बेनिफिट किसका है, सिर्फ बेलर का। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द बेली ओनली, केवल निक्षेप ग्रहीता के लिए लाभ। तो यहाँ पे जो मतलब कि प्रॉफिट होता है, जो बेनिफिट होता है वो किससे होता है, सिर्फ बेली को होता है, केवल निक्षेप ग्रहीता को लाभ होता है। मान लीजिए जो ए है वो बी पर्सन को क्या कर देता है, अपनी कार प्रयोग के लिए दे देता है,
यूज के लिए दे देता है कि वो अपने किसी भी काम के लिए वो उसे यूज कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट किसका हो रहा है? बी का हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो कार मिल गई, बिना किसी पैसे दिए उसे कार मिल गई कि वो उसे यूज कर सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बोथ, दोनों के लिए क्या है? लाभ। इट मीन्स क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था मैकेनिक वाला, ए बी दो पर्सन हैं। यहाँ पे जो ए है वो अपनी स्कूटर की स्पुर्दगी कर देता है, डिलीवरी कर देता है बी को, किस उद्देश्य से कि वो उसकी जो स्कूटर है, जो बाइक है, उसको क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट दोनों को है। क्यों? ए को उसकी जो स्कूटर है वो ठीक होके मिल जाएगी, और जो बी है, बी क्या करेगा? बी रिपेयर के बदले जो भी उसकी अमाउंट बनेगी वो उसे अर्न कर लेगा। तो यहाँ पे जो मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, वो बोथ पार्टीज को हुआ है, दोनों ही पक्षकार को हुआ है, बेलर को भी हुआ है और बेली को भी हुआ है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इतना ही करेंगे, जिसके अंदर हमने आज आपका बेलमेंट का टॉपिक शुरू किया है। बेलमेंट में हमने मीनिंग किया, डेफिनेशन किया और उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स किए, और बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।